हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DTA भागलपुर में। मैं हिमांशु कुमार आप लोगों का जो ऑफिसर्स एकेडमी का 7000 MCQ था उसको ही हम लोग कंप्लीट करा रहे थे, जिसमें कि कल जो वीडियो आया था उसमें थोड़ा दिक्कत आई थी आवाज़ को लेके, है ना। तो वो देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा समस्या आए तो हम फिर से बना के हम उसको डाल देंगे वीडियो, ठीक है। तो एंशिएंट हम लोग पिछला वीडियो में ख़त्म कर दिए थे पूरा। आज संभवतः कोशिश रहेगा कि हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास को कंप्लीट कर दें, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला, दिल्ली सल्तनत। कहते दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो लाख बख्श किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अगला कहता है गुलाम वंश का प्रथम शासक। तो स्वाभाविक है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आगे कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी राजधानी जो है ये लाहौर बनाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर। इसके बाद जो शासक आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है वो फिर दिल्ली को बनाया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर? तो लाहौर को। अगला कहते हैं भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम आख्ता किसको प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। अगला कहते हैं इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शम्सी का भी निर्माण कराया था? तो ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने कराया? प्रारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार के पास जो है हौज ए शम्सी का भी निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आगे कहता है इल्तुतमिश शासक था किसका? तो गुलाम वंश का ही। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना था? इल्तुतमिश, जिसको कि क्या बोला जाता है? दासों का दास, गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को, ठीक है। अगला कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश बार बार पूछता है और ये इंपॉर्टेंट है बिहार से रिलेटेड, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। किसको किया था? तो मलिक जानी को, ठीक है। अगला इक्तेदारी प्रथा। इक्तेदारी प्रथा भी किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इक्तेदारी प्रथा भी किसने स्टार्ट किया? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। नेक्स्ट कहता है दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो दिल्ली में पहला मदरसा भी जो है ये आपका इल्तुतमिश ने ही स्थापित किया था, ठीक है। तो दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने ही, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है। तो दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो कौन से मुस्लिम शासक थे? ये इल्तुतमिश ही थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से देखिएगा। कहते हैं मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, तो क्या हो गया आंसर हमारा? इल्तुतमिश, ठीक है। आगे कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? तो देखिए प्रारंभ किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया था? तो प्रारंभ कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। इसमें कुतुब मीनार में जो है 3 शासक का नाम आता है। एक तो हो गया कुतुब मीनार, प्रारंभ किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश। एक और क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का जो चौथा या 5वां मंजिला जो क्षतिग्रस्त हो गया था उसको मरम्मत किसने कराया था? तो वो फिर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आगे कहता है विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? क्वेश्चन फिर से देखिएगा। कहता है विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, कहां पर? अजमेर में। किसका बात कर रही है? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो एक क्या है? मस्जिद है, याद रखिएगा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर? अजमेर में, जो कि क्या है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा तो मस्जिद है। तो कहता है इसका निर्माण किसने कराया था? तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था, लेकिन किसके समय में हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो विग्रहराज के बारे में कर रहा है, ये मस्जिद के पहले किसका निर्माण कराया था? तो इन्होंने कॉलेज का निर्माण कराया था। अब किसका कराया था? तो कॉलेज का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए आ गया क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? अभी जस्ट देखे हम लोग, मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया गया था? तो अजमेर में बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन
कहता है सल्तनत के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल। तो देखिएगा इसमें कहता है कि ये जो सल्तनत काल के जो सिक्के थे टंका और ससगनी, तो टंका और ससगनी जो है ये हमारा चांदी का था, ठीक है, दोनों टंका भी और ससगनी भी किसका था, चांदी का, और जीतल जो है जीतल था हमारा तांबा का। तो टंका ससगनी किसका हो गया, चांदी का, और जीतल किसका हो गया, तांबा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए, ठीक है ना। टंका और ससगनी किसका था, चांदी का, जीतल तांबा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। सफल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। स्वाभाविक है ना, उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। इस वजह से कहता है कि रजिया सुल्तान जो सद्गुणों के बावजूद, उनमें बहुत सारा सद्गुण भी था, उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था, ठीक है। हम लोग किसको देखे, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसको देखे, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश के बाद किसको देखे, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद किसका एंट्री हुआ, बलबन का, ठीक है। क्वेश्चन है कि अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था, ठीक है। ऑप्शन है मुबीउद्दीन बाराम शाह, इसके अलावा और क्या क्या है ऑप्शन, नासिरुद्दीन महमूद शाह, मलिक अलाउद्दीन, ये रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा क्या है कि अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था, तो किसने नियुक्त किया था, रजिया सुल्तान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। अगला कहता है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था, तो किसने, तो ये थे हमारे बलबन। किसने, बलबन। ये ऐसे पूछे या नहीं पूछे, आपको एक टर्म याद यहाँ पे ये रखना है, थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये अंग्रेजी में ही आपको याद रखना है, ये आता है कभी कभी, ठीक है। शासन के सिद्धांत, शासन के सिद्धांत से आप नहीं भी पकड़ पाइए आंसर, लेकिन इसको याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ठीक है। तो राजाओं का ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट या थ्योरी ऑफ किंगशिप याद रखिएगा। तो थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने दिया था, तो बलबन ने, ठीक है। नेक्स्ट कहता है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, बलबन, ठीक है। अगला कहता है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द जो है किसने कहा था, तो बलबन के बारे में ये शब्द जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी ने किसके लिए कहा था, तो बलबन के लिए कहा था। क्या कहा था कि राजत्व का सिद्धांत जो है, राजत्व का उसके सिद्धांत जो है वो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। किसका कथन था, जियाउद्दीन बर्नी का। किसके लिए कथन था, तो बलबन के लिए, ठीक है। आगे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा, तो सिजदा एवं पैबोस भी आता है, ठीक है। सिजदा एवं पैबोस की परंपरा या सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी, तो आंसर हो जाएगा हमारा बलबन। सिजदा एवं पैबोस प्रथा कौन लाया, तो बलबन, ठीक है। चालीसा ग्रुप, चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा, तो ये भी हमारे कौन हो गए, बलबन। चालीसा ग्रुप जो है, तो चालीसा ग्रुप की शक्तियों को, ठीक है, तो चालीसा ग्रुप की शक्तियों को किसने तोड़ा, आंसर क्या हो गया हमारा, बलबन, ठीक है। तुगरील खां ने किसके शासन काल में विद्रोह किया था, तुगरील खां का, तो तुगरील खां का विद्रोह किसके समय, बलबन के समय। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, तुगरील खां का किसके समय देखे, बलबन के समय। आप लोग बताइएगा कि चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ था, ठीक है। चंगेज खां का आक्रमण किसके समय हुआ था, यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, तुगरील खां का आक्रमण जब विद्रोह जो वो किसके शासन काल में हुआ था, तो ये क्या हो गया आंसर हमारा, बलबन, ठीक है। आगे नेक्स्ट कहता है अरब एवं तुर्की आक्रमण, यानी कि मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ते, ठीक है। नीचे दिए गए क्रम क्या क्या सही है, तो सबसे पहले किसका आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो ये इसमें से देख लिए, इसमें से जो है सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले इसमें से मोहम्मद गजनवी। ये थोड़ा सा दिक्कत क्या किया है यहाँ पे
थोड़ा सा ये जो गौरी लिखा है ना, यहाँ पे ये गौरी नहीं होगा, ये मोहम्मद गौरी यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले कौन आया? गजनवी। गजनवी के बाद कौन आया? मोहम्मद गौरी। तो 2 के बाद क्या हो गया? 4। तो 2 के बाद 4 यहाँ भी है, 2 के बाद 4 यहाँ भी है। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये दोनों पे तो हमको ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, आगे फिर कहता है कि चंगेज खां का आक्रमण जो हुआ था, चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। ठीक है, चंगेज खां का आक्रमण किसके समय? इल्तुतमिश के समय हुआ था। इसका मतलब तीसरा कौन हो गया हमारा? तो तीसरा यहाँ पे क्या आ गया? तो यहीं से हमारा आंसर निकल गया। चंगेज खां का आक्रमण इल्तुतमिश के समय। और तैमूर लंका आक्रमण कहाँ हुआ था? तो तैमूर लंका आक्रमण जो है वो नासिरुद्दीन महमूद के समय हुआ था। ठीक है, आगे कहता है पुस्तक तहकीक मा ला हिंद किसने लिखी थी? पुस्तक जिसका नाम क्या है? तहकीक मा ला हिंद। तो तहकीक मा ला हिंद पुस्तक किसने लिखा था? ऑप्शन देख लेते हैं। मेगास्थनीज, इब्न बतूता, और क्या क्या ऑप्शन है? अल मसूदी या अल बरूनी। तो अल बरूनी ने पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा अल बरूनी की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल बरूनी। अल बरूनी किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के समय भारत आया था। ठीक है, कहता है अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, देखिए आ ही गया किताब उल हिंद, है ना? तो किसने लिखा? तो अल बरूनी ने लिखा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, किस भाषा में लिखा? तो किस भाषा में लिखा? तो ये अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा? तो अरबी भाषा में। ठीक है, अगला कहता है किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। तो किताब उल हिंद अभी जस्ट हम लोग देखे थे, अरबी भाषा में किसने लिखा था? तो अल बरूनी ने लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में भारत आया था, कौन आया था? अल बरूनी। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। ठीक है, अगला कहता है फारसी विद्वान अल बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ आया था? तो देख ही रहे हैं हम लोग पहले भी, तो मोहम्मद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो देखिए मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दूसरी लड़ाई, ठीक है, के बीच जो है दूसरी लड़ाई हुई। कहता है पृथ्वीराज चौहान क्या हुए? इसमें हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। तो कौन से राज्य के बारे में बात कर रही है? तो कन्नौज, पानीपत, प्लासी, तराइन। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तराइन की लड़ाई। तो तराइन का प्रथम लड़ाई जो था जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गए थे, तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गए थे। तराइन का प्रथम लड़ाई और द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का द्वितीय लड़ाई, तो द्वितीय लड़ाई का हुआ 1192 और तराइन का प्रथम लड़ाई 1191। ठीक है, आगे दिल्ली सल्तनत लेवल 2 कहता है गुलाम वंश। यहाँ देखिए कहता है दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश जो है, तो दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो वही गुलाम वंश या दास वंश, उसकी स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे कहता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो आंसर क्या हो गया हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कहता है इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इक्ता व्यवस्था कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था इक्ता व्यवस्था, है ना। आगे कहता है सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे कहा गया, जिसको क्या कहा गया था? तो इक्तादारी व्यवस्था। सल्तनत काल के दौरान कौन सा व्यवस्था प्रचलित हुआ था? इक्तादारी व्यवस्था। जो कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था, है ना। आगे कहता है अमीर अल खयाल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल, कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से यह उपाधि किसको दी गई थी? तो ये जमाल उल उद्दीन याकूत को, जमाल उल उद्दीन याकूत को। ठीक है, आगे सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया था? तो दिल्ली पर जो सल्तनत काल में गयास बलबन का जब हम लोग कार्यकाल देखते हैं तो ये किस टाइम में आता है? तो 1266 से लेकर
1266 से लेकर 1287। कहते हैं इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिर के हो गई थी, है ना। आगे कहते हैं भारत में सिजदा प्रथा, तो वही सिजदा एवं पैबोस प्रथा जस्ट हम लोग देखे थे, कौन लाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। किसने लाया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने लाया था। ठीक है, अगला कहते हैं डैश ने नारोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। तो नारोज त्योहार भी जो फारसी शुरुआत, ये भी कौन स्टार्ट किया था? तो गयासुद्दीन बलबन। किसने स्टार्ट किया था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी। तो हम लोग ट्रिक देते हैं, ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, तुरंत बना दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम, तो गुलाम वंश, तो एक ट्रिक है ना, गुल खिले तो सैयद लोधी, है ना, ट्रिक है। गुल तो गुलाम वंश, खिले तो खिलजी वंश, तो ये इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? यहाँ गलत हो गया। आगे का हम लोग देखते हैं फिर ऑप्शन। ट्रिक क्या है? गुल खिले तो, है ना, तो यहाँ क्या हो गया? गुल, तो गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले तो खिलजी, खिलजी वंश सही है। तो से हो गया तुगलक वंश, सही है। तो कहता है गुल खिले तो सैयद लोधी, तो सैयद नहीं है यहाँ पे, तो लोधी, ये वाला क्रम सही है, क्योंकि सही कहीं भी सैयद नहीं है। तो ट्रिक हमारा क्या गया? गुल खिले तो सैयद लोधी, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में किसको? तो 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 तक दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। 1206 से लेकर 1526 में किसकी लड़ाई हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। ठीक है, आगे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना। आगे ठीक है, आगे कहता है सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे? तो सुल्तान जो है किस राजवंश से? तो ये किससे हो गया? दास राजवंश, यही कि गुलाम, है ना, ये नाम यहाँ पे छूट गया है, नाम देना चाहिए। तो ये दास राजवंश। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर आपका इल्तुतमिश, ये सब कुछ होगा इसमें। ठीक है, आगे कहता है दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। कहता है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? फिर से वही आ गया, कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम वंश था। तो सबसे ज्यादा जो है कितना वर्ष, डेट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है दिल्ली सल्तनत में, सबसे ज्यादा जो दिल्ली सल्तनत में शासन किया तो वो तुगलक वंश ने किया था, लगभग 92 वर्ष के आसपास। ठीक है, ये कहाँ किसका बात कर रहा है? तो 84 वर्ष। तो 84 वर्ष तक किसने किया था? तो लगभग 84 वर्ष तक गुलाम वंश ने 84 वर्ष तक। ठीक है, अगला कहता है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किससे संबंधित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश से संबंधित थे। तो ये मामलुक वंश है। ठीक है, मामलुक वंश है, जिसको कि हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं, उसी का एक नाम क्या है? मामलुक वंश भी। ठीक है, आगे कहता है कि ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश की शुरुआत की थी। तो हम लोग देख ही रहे, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कब हुआ था? 1206 से कब तक चला था? 1526 तक, है ना, 1526 तक चला था। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत में प्रथम गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यहाँ आ गया, यहाँ से आंसर हम लोग निकाल लिए 1206। ठीक है, आगे कौन सा शासक जो कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार, ठीक है, तो अलाई मीनार, कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसके निकट जो है ये अलाई मीनार जो है, अलाई मीनार किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाई मीनार किसने बनवाना चाहता था? वो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण कराया? तो सैनिकों के लिए भी सबसे ज्यादा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। ठीक है, सैनिकों पर सबसे ज्यादा ध्यान किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। कहते हैं रानी पद्मावत का संबंध किस शहर से है? रानी पद्मावत, ठीक है, किस शहर से हो गया? रानी पद्मावत का संबंध चित्तौड़गढ़ से। रानी पद्मावती जिनके पति का नाम क्या था? राणा
रतन सिंह, ठीक है, जो कहाँ के राजा थे, तो चित्तौड़गढ़ के, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, ठीक है। क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय राज्य द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, तो लघु उद्योगों पर कर, ठीक है। तो लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था, ठीक ना। खिलजी वंश का प्रथम शासक, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक, और इसके बाद कौन शासक बना था, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद इसका ही दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। आगे कहता है 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था 13वीं शताब्दी में, तो उस टाइम में बंगाल के शासक कौन थे, तो लक्ष्मण सेन थे, ठीक है। आगे कहता है एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता, तो इब्न बतूता जो है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, ये कहाँ के यात्री थे, तो मोरक्को के यात्री थे। किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। आगे प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे ये किस देश से संबंधित है, तो मोरक्को से आए थे। किस देश से आए थे, तो मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, ठीक है। आगे काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो काकतीय राजवंश का अंत जो है ये दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही किया गया। किस राजवंश का अंत, तो काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। आगे कहता है मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था, ये दिल्ली सल्तनत के काल में ही आया था। उसमें भी पूछेगा किस शासक के समय, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है इब्न बतूता आया था, यानी कि तुगलक वंश में इब्न बतूता आया था, जो कहाँ का ये यात्री था, मोरक्को का था, ठीक है। आगे कहता है दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया, तो सबसे बड़ा विस्तार भी जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कहता है प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, तो ये कन्नड़ के लेखक कौन है, ये तुगलक। तो तुगलक जो किस भाषा में नाटक है, कन्नड़ भाषा में, तो अन्य भाषाओं में भी मंचन किया गया। तो ये जो तुगलक के लेखक, तो लेखक कौन है, तो गिरीश कर्नाड। कौन है, तो गिरीश कर्नाड। किस भाषा से, तो कन्नड़ भाषा से संबंधित है गिरीश कर्नाड। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। राजधानी कहां से, दिल्ली से दौलताबाद किसने लाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक। और पुनः दौलताबाद से दिल्ली कौन लेके गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अगला मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ लेके गया, अभी जस्ट देखे दौलताबाद। कहीं कहीं दौलताबाद का एक और नाम है देवगिरी, ठीक है। तो देवगिरी या दौलताबाद, ठीक है। आगे 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की निर्मित सांकेतिक मुद्रा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाया, सांकेतिक मुद्रा चलाया। किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। आगे कहते हैं डैश फतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। यहीं से समझ में आ गया होगा फतुहात ए फिरोज शाही में, तो किसके बारे में, तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। कहते हैं आगरा शहर को किसने बसाया, जान ही रहे होंगे आप लोग, आगरा शहर को किसने बताया, तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ठीक है। आगे लोदी वंश, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का संस्थापक था आपका बहलोल लोदी, ठीक है। लोदी वंश, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन हो गया, बहलोल लोदी, ठीक है। आगे कहता है इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया, इब्राहिम लोदी। तो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें कि इब्राहिम लोदी मारा गया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाता है हम लोग खिलजी वंश।
कहता है कि बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है, तो कौन लाया था बाजार नियंत्रण प्रणाली? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या लाया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली। कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला खिलजी वंश का प्रथम शासक, तो देख ही रहे खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की थी किसने? ये सेना को और खासकर सिपाही और सेना को जो ये दाग देते थे, एक विशेष चिन्ह। ठीक है, और हुलिया कौन? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अलाई दरवाजा का निर्माण भी किसने कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण भी किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली या बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो जब बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे कहते हैं स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो कहां पर? अलाई दरवाजा में किया गया है। ठीक है, अलाई दरवाजा में, जो किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, उसी में जो है सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा गुंबद, ठीक है, कौन से गुंबद को आधार प्रदान करके, तो स्थापत्य कला में गुंबद को, तो कहता है कि सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग कहां पर किया गया? अलाई दरवाजा में। किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, कहता है किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में, तो देखिए इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा, फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दाव किया। तो यहाँ आंसर अलाउद्दीन खिलजी है, लेकिन जब घटना चक्र आप पढ़िएगा तो उसमें आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी भी है और मोहम्मद बिन तुगलक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर ई होना चाहिए। ठीक है ना, आगे कहते हैं पद्मिनी घटना। तो पद्मिनी घटना वही चित्तौड़गढ़ की जो है महारानी पद्मिनी, इससे संबंध किससे था? अलाउद्दीन खिलजी से। कहता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो वही हो गया, पद्मिनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां के शासक कौन थे? तो राणा रतन सिंह। कौन थे? राणा रतन सिंह, इन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मिनी। कहता है 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी। इसके अलावा इनका एक और प्रसिद्ध पुस्तक नाम है, कौन सा? मलिक मोहम्मद जैसी का, तो पद्मावत। तो पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, अगला कहता है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? अभी जस्ट देखे थे हम लोग, कौन सा? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। ठीक है, अगला कहता है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है मृत्यु हो गई थी, तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए कौन मर गए थे? तो जफर खान। ठीक है, जफर खान जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मर गए थे। कौन हो गया? जफर खान। कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो द्वार समुद्र की विजय के लिए किसको नियुक्त किया गया था? द्वार समुद्र फैसल द्वार समुद्र, उसके विजय के लिए मलिक काफूर को। खास करके ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, उसमें जो है जो विजय अभियान में किसको भेजा गया था? तो मलिक काफूर को। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला गया है? मलिक काफूर को। कब खरीदा गया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कब खरीदा मलिक काफूर को? अपने गुजरात अभियान के दौरान। अपने गुजरात अभियान के दौरान कितने में खरीदा था मलिक काफूर को? तो 1000 दिनार में। इसलिए ये इसका एक और नाम भी है 1000 दिनारी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में पूछेगा 1000 दिनारी किसको बोला जाता था? क्या होगा आंसर? मलिक काफूर। ठीक है, अगला अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन थे? तो देवगिरी के शासक जो ये रामचंद्र देव थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक, तो देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। ठीक है, अगला कहता है किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावतन कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा? ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहा है। ठीक ना, इसने खुद और मुकदमों को इस हद तक जो है पदावत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में जो काम करना पड़ गया। किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है,
कहता है इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। ठीक है, अगला, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर, रट लीजिएगा इसको, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर? तो कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित नहीं करता है? भूमि उत्पादन पर, ठीक है, तो भूमि उत्पादन पर लगने वाले करों को जो है इंगित नहीं करता है, तो कौन हो जाएगा हमारा? खम्स। खम्स जो है ये भूमि उत्पाद पर नहीं लगता, ये हिंदुओं को दिया जाता था, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था खम्स, जो भूमि उत्पाद पर नहीं लगता था। ठीक है, आगे, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? तो दिल्ली का सुल्तान बना प्रथम भारतीय मुसलमान जो दिल्ली का सुल्तान बना। तो देखिए इसमें से नासिरुद्दीन महमूद शाह, मुबारक खिलजी, आराम साथ, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और या फिर अगर आप बोलेंगे हम लोग दिल्ली का, स्वतंत्र दिल्ली का, तो इल्तुतमिश होगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ई दिया हुआ है ना। ठीक है, आगे, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। तो देख लीजिए यहाँ पे अभी जो प्रश्न पूछा था, तो यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिससे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे थे? तो इसका भी आंसर क्या हो गया हमारा? ई नंबर। ठीक है, कुछ प्रश्न जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हर एक सेट में मिलता है, क्योंकि स्वाभाविक है हमारे एग्जाम में जो है मेडावल से, मध्यकालीन भारत से जो है मुश्किल से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम अपने को वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, आगे, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से, अभी जस्ट देखे थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेते गया था? दौलताबाद। फिर आगे कहते हैं किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो ये भी कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था? तो कौन हो गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, कहता है निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता का रहेला प्रकाश डालती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही कौन आया था? इब्न बतूता। और इब्न बतूता का ही यात्रा वृतांत क्या कहलाता है? तो रहेला। ठीक है, आगे, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास का मंत्रालय स्थापना किया, तो कृषि विकास का मंत्रालय जो कृषि से संबंधित किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या? अमीर ए कोही कृषि विभाग था। क्या? अमीर ए कोही। क्या नाम था? अमीर ए कोही। किसने स्थापना किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो क्या था? एक कृषि विभाग था। ठीक है, अगला, कहता है जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो इसका आंसर आपका परंपरागत विशिष्ट वर्ग का समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सा शक्ति थी? तो परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। ठीक है, अगला, कहता निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे ज्यादा गुलाम किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। रोजगार दफ्तर का भी निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया था? तो संस्कृत पांडुलिपि का किसने अनुवाद कराया? फिरोज शाह तुगलक ने फारसी अनुवाद कराया। किसका? तो दलाइल ए फिरोज शाही। दलाइल ए फिरोज शाही जो संस्कृत पांडुलिपि था। कहते हैं किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? तो कौन सा विभाग? ये तो किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? गुलामों के लिए। कौन सा? तो दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। ठीक है, अगला, कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा। तो दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफा क्या था? एक खैराती
अस्पताल था। ठीक है, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? एक बताया था ना, रोजगार दफ्तर भी कौन स्टार्ट कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो ये भी कौन हो गए हमारे? फिरोज शाह तुगलक। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे अब हम लोग आते हैं सैयद वंश, लेवल 1। कहते हैं तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासन काल में था? तो तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही जो किसके द्वारा लिखा गया? तो याहिया सरहिंदी के द्वारा। ठीक है, तो तारीख ए मुबारक शाही जो किसके द्वारा लिखा गया? याहिया सरहिंदी। ये किस तो वंश, ये कौन से वंश? ये सैयद वंश है। ठीक है, सैयद वंश। आगे तैमूर का आक्रमण। ठीक है, तैमूर लंग जो है, तो तैमूर लंग का आक्रमण जो है भारत में किस वंश के राज में स्थापित हुआ था? तो सैयद वंश। तो तैमूर का भी आक्रमण किस समय में? सैयद वंश में। यहाँ शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद। लोधी वंश, लोधी वंश की स्थापना अभी जस्ट हम लोग देखे थे। लोधी वंश की स्थापना किसने? तो बहलोल लोधी ने। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने, है ना। आगे कहते हैं दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया था? तो चौधरी पद जो गांव के जो सरपंच होते थे उसको क्या बोला जाता था? मुकद्दम या चौधरी। तो मुकद्दम या चौधरी किसको? तो गांव के सरपंच को। ठीक है, कहता है तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसका मतलब पहले तो यहां देख लीजिए, याद कीजिए कि अकबरनामा, ठीक है, तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। क्या? तबकात ए अकबरी। तो तबकात ए अकबरी किसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद। अकबरनामा किसके द्वारा? तो अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है दिल्ली में पहला मदरसा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि दिल्ली में जो है पहला मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली में पहला मदरसा किसने? इल्तुतमिश। गीत गोविंद के रचयिता, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? बार बार पूछता है, तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। ठीक है, आगे कहते हैं तराइन की द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। कहते हैं द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक जो पराजित हुआ? पहला में पृथ्वीराज गौरी पराजित हुए, दूसरा में पहला में मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और दूसरा में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। आंसर क्या हो गया हमारा? पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर, ठीक है, गजनी का सबसे महत्वपूर्ण ये आक्रमण था, ये विद्रोह था, तो गजनी का तो सोमनाथ मंदिर, जो सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर हमारा गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहां है हमारा? गुजरात में। आक्रमण कब हुआ था? तो 1026 ईस्वी में। किसी किसी किताब में 1025 भी है। ठीक है, 1025 या 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। जो सोमनाथ मंदिर कहां है हमारा? गुजरात में। किसने आक्रमण किया था? तो गजनवी ने। ठीक है, किसने किया था? तो गजनवी ने। आगे सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं चित्रकला। क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इसका मतलब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? तो दिल्ली में है। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? तो दिल्ली में। आगे इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर? तो अजमेर में। किसने निर्मित कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित कराया। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन कौन किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है,
जो वहां पे कॉलेज का निर्माण कराया था, वहीं पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, आगे कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत की किस संस्थापक के आदेश के तहत कराया गया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने स्टार्ट कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पर पूरा किसने कराया था, तो पूरा किसने कराया था, हमारा इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया, आ ही गया क्वेश्चन। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो इसका आंसर होता है इल्तुतमिश। लेकिन कुतुब मीनार का हम बताए थे कि तीसरा और जो चौथा जो उसका महल है, तीसरा चौथा, उसका मरम्मत किसने कराया था, तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन इसका अगर आंसर देखिए तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा यहाँ पे ई। ठीक है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कराया था, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर, अभी जस्ट देखे हम लोग कहाँ पर, तो अजमेर में। अगला कहते हैं भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है, तो दिल्ली सल्तनत में, है ना। आगे विजयनगर बहमनी साम्राज्य हम लोग आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है, वास्तुकला की द्रविड़, द्रविड़ जैसे ही चले गए तो इसका मतलब क्या, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। कहां पर हो गया हमारा हम्पी, हम्पी कहां पर हो गया हमारा, कर्नाटक, विजयनगर, है ना, हम्पी। विजयनगर की राजधानी कहां पर, हम्पी। ठीक है, आगे विट्ठल मंदिर। कहता है विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किसके समूह में शामिल है, तो ये विट्ठल मंदिर भी जो है ये भी हमारा हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह है। हम्पी में स्थित स्मारक, विट्ठल मंदिर भी कहां पर है हमारा, तो हम्पी में। ठीक है, अगला कहते हैं हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, तो हम्पी का यानी कि विरूपाक्ष मंदिर भी, विट्ठल मंदिर भी कहां पर, हम्पी में, विरूपाक्ष मंदिर भी कहां पर, हम्पी में। जो किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को। किस देवता को, तो भगवान शिव को। ठीक है, अगला कहता है बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब देखते हैं तो उसमें पहला वंश जो शासन किया था तो कौन सा, तो संगम वंश। तो संगम वंश के शासक थे कौन, बुक्का प्रथम, हरियर एवं बुक्का, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, वो किस वंश से थे, तो संगम वंश से। ठीक है, अगला कहता है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना, इसका नाम याद रखिएगा, हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर हसन गंगू ने। ठीक है, अगला साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू, तो हसन गंगू जैसे ही आए थे इसका मतलब हम लोग कौन सा देखे थे, बहमनी साम्राज्य। तो आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, बहमनी साम्राज्य। कब, 1347 ईस्वी, 1347 ईस्वी में। ठीक है, अगला कहता है प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश से संबंधित है, तो वीर नरसिंह जो है किस राजवंश से संबंधित है, तो ये हमारा तुलु वंश ही था। वीर नरसिंह, तो वीर नरसिंह जो है वो किस राजवंश है, तो ये हमारा तुलु वंश है। ये विजयनगर साम्राज्य का ही बात है। ठीक है, तो तुलु वंश। ठीक है ना, अगला हम्पी, अभी जस्ट बताए थे हम्पी किसकी राजधानी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां पर, तो हम्पी। ठीक है, अगला वर्तमान समय का राजधानी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य, तो वही है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो हम्पी। ठीक है, अगला विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था, तो 16वीं शताब्दी में, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करें तो उसके प्रमुख सबसे फेमस कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक, तो कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला कृष्णदेव राय साम्राज्य के शासक कहाँ के, तो विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में से किसने साहित्य जो है, बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्त माल्याद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया था, तो किसने, कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद, इसका मतलब अमुक्त माल्याद की रचना किसने की, तो कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्याद की रचना याद ही कर लीजिए। ठीक है, अमुक्त माल्याद, तो अमुक्त माल्याद की रचना किसने की, तो कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अगला कहता है
कि अन्नमैया, कहता है अन्नमैया जो मध्ययुगीन कला के एक कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो अन्नमैया ये कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, अगला, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी, पूछता है ये कि ये जो यात्री थे निकोलो कोंटी, ठीक है, तो निकोलो कोंटी किसके समय आए थे? तो देवराय प्रथम के समय। ठीक है, निकोलो कोंटी, तो निकोलो कोंटी किसके समय आए थे? देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। कब आए थे? तो 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। ठीक है, तो निकोलो कोंटी पूछता है किसके समय में? तो देवराय प्रथम के समय। कब आए थे? तो 1420 ईस्वी में। अगला, साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर एवं बुक्का ने, तो हरिहर एवं बुक्का ने स्थापना किसका किया था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना। कहते हैं गोलकुंडा किला के दौरान, गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था। तो गोलकुंडा किला, तो गोलकुंडा किला किसके दौरान बनाया गया था? तो आंसर हो गया हमारा कुतुब शाही राजवंश, कुली कुतुब शाह के द्वारा। ठीक है, तो गोलकुंडा किला, तो गोलकुंडा किला किस राजवंश में? तो कुतुब शाही राजवंश में गोलकुंडा किला। ठीक है, अगला, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला किस राजवंश में? तो कुतुब शाही राजवंश में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य में, तो देख लेते हैं आंसर हम लोग। क्या दिया है कि किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा तेलंगाना में। तो गोलकुंडा किला किस राज्य में? तेलंगाना। तेलंगाना में भी कहाँ? तो हैदराबाद में। ठीक है, तो गोलकुंडा किला कहाँ हमारा? हैदराबाद। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के तो कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का। तो पहले कौन थे? हरिहर, फिर बुक्का। ठीक है, अगला, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। यानी कि बात कर रहे हैं कि विजयनगर साम्राज्य सबसे पहले किसका खोज हुआ था? वहां पे खुदाई के दौरान हम्पी का, उसका राजधानी का। तो कह रहा है कि उसको किसने खोजा था? ठीक है, किसने खोजा था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कर्नल कार्लिन मैकेंजी। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल कार्लिन मैकेंजी। ठीक है, अगला, बहमनी साम्राज्य। कहते हैं बहमनी राज्य का संस्थापक, अभी जस्ट देखे थे, हसन गंगू या अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू। ठीक है, कहते हैं दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से हुआ था? तो दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से? तो बीजापुर। बीजापुर कहां पे? तो गोलकुंडा, बीजापुर गोलकुंडा, वहीं से दक्षिणी चित्रकला का विकास हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला, विजयनगर साम्राज्य। कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी? तो हम लोग जस्ट अभी देखें किसके द्वारा? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, अगला, कृष्णदेव राय, यहां देख लेते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी किसके द्वारा? निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय कौन आया था? निकोलो द कोंटी। और यहाँ क्या क्वेश्चन कर रहा है? अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? तो देवराय द्वितीय के समय। ठीक है, देवराय प्रथम के समय कौन आया था? निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कब आया था? देवराय प्रथम। और अब्दुल रज्जाक कब, किसके समय में? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को छीना था किसने? हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, बहमनी से गोवा को छीना था, विजयनगर का शासक था कौन? तो हरिहर द्वितीय। ठीक है, अगला, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे किसके? बहुत बार पूछा गया यह सवाल भी कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध थे कृष्णदेव राय शासक, जो किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन। अगला, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो किसने? कृष्णदेव राय ने। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह। आंसर देख लीजिए, कुली कुतुब शाह ही होगा। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के युद्ध में किसके साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह। किसके साथ? कुली कुतुब शाह। ठीक है, अगला,
विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर मिला है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ? हम्पी। तो वहीं से विजयनगर साम्राज्य का वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या? भू राजस्व। ठीक है। कहते हैं सन 1565 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1565 में याद है? 1565 में कौन सा युद्ध देखे थे? तालीकोटा का युद्ध। 1565 में कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दियों में धार्मिक आंदोलन। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया जो है ये किस संप्रदाय से थे? ये चिश्ती संप्रदाय से थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो चिश्ती संप्रदाय। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना। तो 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अगला कहता है भक्ति काल संत चैतन्य। तो चैतन्य का वास्तविक नाम, चैतन्य जो बंगाल वाले क्षेत्र में देखते हैं, वैष्णव धर्म से इनका कार्य क्षेत्र कहां पर था? इनका कार्य क्षेत्र है हमारा बंगाल। किस धर्म से है? तो ये है हमारे वैष्णव धर्म से। वैष्णव धर्म से। किस धर्म से? तो हमारे वैष्णव चलने का है नहीं लगा पेन, वैष्णव धर्म से। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनका जो है वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था विशंभर। वास्तविक नाम क्या था इनका? तो विशंभर। किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की? तो भारत में सूफी का चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय, तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है। अगला कहता है सूफीवाद किससे घनिष्ठता संबंधित है? तो सूफीवाद किससे संबंधित है? ये हमारा किससे संबंधित है? तो इस्लाम से। सूफीवाद किससे संबंधित है? तो किससे हो गया? इस्लाम से। ठीक है। आगे उस प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया था। तो किसने? तो इब्नुल अरबी ने। इब्नुल अरबी। आगे ये आप बोलिए सर ये काट क्यों देते हैं? क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना आज तक पूछा है ना पूछा जाएगा। ठीक है। तो आप छोड़ के निकल सकते हैं। कहता है अनहलक का अर्थ क्या होता है? तो अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूं। क्या हो गया? मैं खुदा हूं। ठीक है। कहता है उर्दू एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई। उर्दू, ठीक है, जो एक नई भाषा के रूप में विकसित की गई। तो कह रहा है किसके द्वारा विकसित किया गया? उर्दू एक नई भाषा के रूप में। तो किसके द्वारा किया गया? इसका और ऑप्शन किधर है? हाँ यहाँ पे। तो उर्दू किसके द्वारा? तो धार्मिक ध्येयों के द्वारा, धार्मिक लोगों के द्वारा उर्दू को नई भाषा के रूप में। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अपने अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के रूप में जाना जाता है? तो ये महबूब ए इलाही पूछता है क्वेश्चन कि महबूब ए इलाही नाम से कौन जाना जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जो किस नाम से जाना जाता है? तो महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही कौन? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। अगला निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के? तो ये चिश्ती संप्रदाय के थे। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय। शेख निजामुद्दीन औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया क्या थे? एक सूफी संत थे। सूफी में भी कौन? तो चिश्ती संप्रदाय के। ठीक है। आगे शेख बहारुद्दीन जकारिया किस धर्म से, किस संप्रदाय से? तो ये भी सूफी संत थे। शेख बहारुद्दीन जकारिया भी सूफी। तो सूफी में भी कौन सा? तो सुहारावर्दी संप्रदाय। ठीक है। सूफी में भी कौन सा संप्रदाय? तो सुहारावर्दी संप्रदाय, शेख बहारुद्दीन जकारिया। ठीक है। अगला मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ जो है ये नगर महत्वपूर्ण रहा। किस रूप में? तो एक विद्या केंद्र के रूप में बिहार शरीफ में। याद है हम लोग कौन सा विश्वविद्यालय देखते हैं? ओदनपुरी विश्वविद्यालय। तो ओदनपुरी विश्वविद्यालय कहां पर? बिहार शरीफ में। कहां पर? बिहार शरीफ में। स्थापना किसने किया था? गोपाल ने। ठीक है। एक तो ये, दूसरा धार्मिक केंद्र के रूप में। तो 2 और 4। ठीक है। अगला
बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे है? तो सरफुद्दीन मनेरी का संबंध जो है ये फिरदौसी से है। सरफुद्दीन मनोरी, आंसर इसका देखिए क्या दिया हुआ है एक बार, तो फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है, सुप्रसिद्ध सरफुद्दीन मनेरी, तो सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किससे हो गया? तो फिरदौसी। बिहार में सूफी संप्रदाय में, क्वेश्चन है कि बिहार में जो है सूफी संप्रदाय, तो सबसे प्रचलित सबसे फेमस सूफी संप्रदाय बिहार में कौन सा हुआ? तो फिरदौसी संप्रदाय। सबसे फेमस कौन सा हुआ था? तो हमारा फिरदौसी संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय। ठीक है, आगे सरफुद्दीन मनेरी का भी संबंध किससे था? फिरदौसी से। नेक्स्ट, कहते हैं दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो शिव के जो शैव संत होंगे वो नयनार कहलाएंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में ये बात कर रहा है, जो शैव संत होंगे वो क्या कहलाएंगे? नयनार। जो विष्णु के संत होंगे वो क्या कहलाएंगे? अलवार। समझ है ना? जो शैव संत होंगे तो नयनार, जो विष्णु के संत होंगे वो कौन हो गए? विष्णु संतों को क्या कहेगा? अलवार। शैव संतों को नयनार, विष्णु संतों को अलवार। ठीक है, अगला, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त जो है समझते थे। यही आंसर हो जाए। स्वाभाविक है, आप अगर किसी चीज का प्रचार कीजिएगा तो आप उसी भाषा में प्रचार कीजिएगा जिस भाषा में कि लोग समझेगा। तो वही चीज तो ये की है ना। आगे, मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा? तो मत्स्येंद्रनाथ द्वारा कौन सा संप्रदाय था? तो ये योगिनी काल। ठीक है, योगिनी काल। आगे कहता है निर्गुण स्कूल का बड़ा समर्थक था। बहुत बार पूछा गया है। हमारे जो कबीर जो थे वो कौन सा गाते थे? तो वो निर्गुण थे। कबीर क्या कहलाते थे? वो निर्गुण थे, है ना, कबीर। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन जो कृष्ण का आराधक नहीं था? तो कृष्ण का आराधक नहीं था तो कौन? कबीर के बारे में हम लोग देखे थे, वो निर्गुण संत थे, कृष्ण का नहीं। तो मीराबाई कृष्ण के बारे में जानते ही हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव कृष्ण से, सूरदास भी कृष्ण से समझ, जबकि कबीर एक निर्गुण संत थे। ठीक है, भक्ति काल संत जो है चैतन्य, तो अभी देखे थे हम लोग विशांबर जिनका नाम था, तो चैतन्य का वास्तविक नाम फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना। विशांबर हम लोग जस्ट पहले देखे भी हैं। आगे, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हम लोग देखे थे? पटना में। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह। ये क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं पहले। खालसा पंथ का गठन किसने किया? तो ये भी गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ का गठन भी किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कहता है वारकारी समाज, तो वारकारी समाज या वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो वारकारी समाज सुधार कहाँ से? हमारा महाराष्ट्र से। वारकारी समाज सुधार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हमारा महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। मीराबाई कहाँ के राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई कृष्ण से संबंधित थी। ये कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो ये मेड़ता की थी। तो मीराबाई कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये मेड़ता के जो राजकुमार थे उनसे विवाह हुआ था। किसका? मीराबाई का। ठीक है, मीराबाई का। विशिष्टता द्वैत बार बार पूछा जाता है कि विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इनके संस्थापक कौन हो गए? रामानुजाचार्य। विशिष्टता द्वैत कौन हो गए? रामानुजाचार्य, जो वैष्णव धर्म से संबंधित है। आगे, 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर इसको खास करके बोला जाता है, मियाँ मीर। ठीक है, मियाँ मीर। ठीक है, मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है मियाँ मीर जो ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, अगला, कहता है अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर किस सूफी संत से? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में कौन रहते थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, कहता है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो वाराणसी में। संत कबीर, तो कबीर का भी जन्म हम लोग कहाँ देखें?
वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है? वाराणसी में। जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है? वाराणसी से। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी से, है ना। नेक्स्ट, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सिकरी जो बनाया गया था किसके द्वारा? फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये जो है वहां पे कौन रहते थे, ठीक ना? तो ये शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल काल। 2 मिनट रुकिएगा।